फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर कर रहे थे, तो आज इसे कंटिन्यू करते हैं। ये इस वीडियो का चौथा पार्ट है। पहले 3 पार्ट आपको पहले प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले जाकर आप वो देख लें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी की बुक है तो ये टॉपिक आपको तीसरे चैप्टर में मिलेंगे। अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है तो ये टॉपिक जो हैं आपको सेकंड चैप्टर में ही मिलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो थे वो पहले तीसरे चैप्टर में थे, लेकिन अब ये जो टॉपिक हैं हटा के दूसरे चैप्टर में ही ऐड कर दिए हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों हमारा टॉपिक है मध्य एशिया। मध्य एशिया के तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक यानी 1991 से लेकर 2001 तक गृहयुद्ध चला। अज़रबैजान, आर्मेनिया और यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में गृहयुद्ध की स्थिति आज भी है। मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोल के विशाल भंडार हैं। इसी कारण ये क्षेत्र बाहरी ताकतों की ओर तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पूर्व साम्यवादी देश और भारत। पूर्व साम्यवादी देश और भारत के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। रूस के साथ विशेष रूप से काफ़ी अच्छे संबंध हैं। दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। दोनों देश से अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए। आगे हैं दोस्तों, भारत रूसी हथियारों का खरीदार भी है। रूस से तेल भी आयात करता है। परमाणविक योजना तथा अंतरिक्ष योजना में रूस की मदद है। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की भारत की कोशिश है। गोवा में दिसंबर 2016 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूस और भारत के बीच हुए 17वें वार्षिक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने एवं उनके लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, नई विश्व व्यवस्था क्या है। तो सन 1990 के अगस्त माह में इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेज़ी से उस पर कब्ज़ा जमा लिया। इराक के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इराक पर आक्रमण की घटना। अमेरिका जो था वो इराक के पीछे पड़ा था। इराक के कुवैत पर इराक की गतिविधियों के बाद से ही तानाशाह सद्दाम हुसैन का शासनकाल हत्याओं और यातनाओं के लिए कुख्यात हो चुका था। इसके अलावा अमेरिका ने ये बहाना बनाया कि इराक ने सामूहिक के शास्त्र यानी हथियार विकसित कर लिए हैं। अमेरिका की असली नज़र इराक के विशाल तेल भंडार पर थी
और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति के बिना ही 19 मार्च 2003 को इराक पर हमला कर दिया। सद्दाम हुसैन की सरकार धराशायी हो गई तथा 2006 में उसे फांसी दे दी गई। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रथम खाड़ी युद्ध। अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों ने मिलकर और 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध युद्ध किया और उसे मिलकर परास्त कर दिया। इसे ही प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रथम खाड़ी युद्ध के कारण। तो सबसे बड़ा कारण इसका यही था कि इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा। प्रथम खाड़ी युद्ध का ये सबसे बड़ा कारण था। दूसरा है अमेरिका की युद्ध की इच्छा। प्रथम खाड़ी युद्ध के लिए अमेरिका की युद्ध की इच्छा भी जिम्मेदार थी और साथ ही सोवियत संघ का पतन भी इसके लिए जिम्मेदार था। सोवियत संघ के पतन के पश्चात अमेरिका पे लगाम कसने वाला कोई देश न था। और संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता भी जिम्मेदार रही। प्रथम खाड़ी युद्ध के पहले संयुक्त राष्ट्र अपनी सही भूमिका नहीं निभा पाया। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रथम खाड़ी युद्ध के परिणाम। कि प्रथम खाड़ी युद्ध जो हुआ था उसके क्या क्या परिणाम रहे। तो इस युद्ध से विश्व की राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व जो था वो स्थापित हो गया था। खाड़ी युद्ध ने अरब की जो एकता थी उस भ्रांति को समाप्त कर दिया, यानी अरब देशों की जो एकता थी उसको समाप्त कर दिया। तीसरा है इस युद्ध के लिए 20 में से केवल 12 अरब देशों ने अपनी सैनिक टुकड़ी भेजी। यद्यपि युद्ध फरवरी सन 1991 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन इराक के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंध अनेक वर्षों तक जारी रहे। आगे है दोस्तों, भीषण बमबारी से इराक और कुवैत दोनों में ही भारी जान माल का नुकसान हुआ। इस युद्ध ने सिद्ध कर दिया कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अमेरिका अन्य देशों की तुलना में काफ़ी समृद्ध है। सैन्य विशेषज्ञों और पर्यवेक्षकों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। इस युद्ध को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर युद्ध। इस खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध क्यों कहा गया? तो दोस्तों प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिका की जो सैन्य क्षमता थी अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक थी। अमेरिका ने प्रथम खाड़ी युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। इसके चलते कुछ पर्यवेक्षकों ने इसको कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। इस युद्ध की टेलीविज़न पर बहुत ज़्यादा कवरेज हुई। इस कारण से इसे वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अमेरिकी दूतावास पर हमला। केन्या जो नैरोबी में बने अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ। डर एस सलाम तंजानिया में बने अमेरिकी दूतावास पर भी हमला हुआ। हमले की जिम्मेदार अल-कायदा को बताया गया। आतंकवादी संगठन को इसका जिम्मेदार बताया गया। तो दोस्तों ये इस युद्ध के जवाब में 1998 में बिल क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच चलाया। ऑपरेशन में उन्होंने सूडान और अफ़गानिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 11 सितंबर यानी 9/11 की घटना। 11 सितंबर 2001 को अल-कायदा के 19 आतंकियों ने अमेरिका के 4 व्यावसायिक विमानों
को कब्जे में ले लिया। अपहरणकर्ता इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ाकर ले गए। 2 विमान न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए। तीसरा विमान पेंटागन रक्षा विभाग के मुख्यालय की बिल्डिंग से टकराया। और जो चौथा विमान था उसे अमेरिकी की कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन वे पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिर गया। इस हमले को 9/11 की घटना कहा जाता है। तो दोस्तों 9/11 की जो घटना हुई थी उसके क्या परिणाम रहे? तो 9/11 की घटना जो थी, इस घटना से पूरा विश्व हिल सा गया। अमेरिकियों के लिए ये दिल दहला देने वाली घटना थी। इस हमले में लगभग 3000 व्यक्ति जो थे वो मारे गए थे। और दोस्तों इस घटना के बाद ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 2001 में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। ये अभियान उन सभी के खिलाफ चला जिन पर 9/11 की घटना का शक था। इस अभियान में मुख्य निशाना अल-कायदा और अफ़गानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का ये परिणाम निकला कि तालिबान की समाप्ति हो गई और अल-कायदा काफ़ी कमज़ोर पड़ गया। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 9/11 की घटना के बाद अमेरिका द्वारा बनाए गए बंदी। अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की। अक्सर गिरफ्तार में लोगों के बारे में उनकी सरकार को जानकारी नहीं दी गई। गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया और उन्हें खुफिया जेल खानों में रखा गया। क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना गुआंतानामो बे में है। कुछ बंदी को वहाँ भी रखा गया। इस जगह रखे गए बंदियों को तो ना तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सुरक्षा प्राप्त है और ना ही अपने देश या अमेरिका के कानूनों की। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों तक को इन बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, द्वितीय खाड़ी युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। 19 मार्च 2003 में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति के बिना ही इराक पर हमला कर दिया, जिसे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहा गया। दिखावे के लिए अमेरिका ने कहा कि इराक खतरनाक हथियार बना रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि इराक में कोई खतरनाक हथियार नहीं है। हमले के पीछे उद्देश्य अमेरिका इराक के तेल भंडार पर कब्जा करना चाहता था और इराक में अपनी मनपसंद सरकार बनाना चाहता था। इसके बाद सद्दाम हुसैन का अंत हो गया, साथ ही बहुत से आम नागरिक भी मारे गए। पूरा विश्व इस बात की आलोचना करता रहा। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम को सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल माना गया, क्योंकि इसमें 3000 अमेरिकी सैनिक, बड़ी संख्या में इराकी सैनिक तथा 50,000 निर्दोष नागरिक मारे गए थे। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के मुख्य उद्देश्य। इराक को सामूहिक संहार के लिए हथियार बनाने से रोकना और हथियारों को नष्ट करना था। इराक के तानाशाही व आतंकी गतिविधियों के गढ़ और सद्दाम हुसैन को समाप्त करना अमेरिका का मुख्य उद्देश्य था।
नेक्स्ट है दोस्तों ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के छिपे हुए उद्देश्य। तो अमेरिका इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार बनाना चाहता था। तो दोस्तों अगला टॉपिक हमारा है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के परिणाम। इसके क्या क्या परिणाम निकले। तो विश्व में अमेरिकी शक्ति या वर्चस्व में और अधिक विस्तार हो गया। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की बात ना मानकर विश्व को ये दिखा दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी अमेरिका के ही हाथों में है। इसके बाद अमेरिका की शक्ति विश्व में और अधिक बढ़ गई। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अरब स्प्रिंग। तो 21वीं शताब्दी में पश्चिम एशियाई देशों में लोकतंत्र के लिए विरोध प्रदर्शन और जन आंदोलन शुरू हुए। ऐसे ही एक आंदोलन को अरब स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत ट्यूनीशिया में 2010 में मोहम्मद बाऊज़ीज़ी के आत्मदाह के साथ हुई। जो विरोध हो रहा था, तो विरोध प्रदर्शन के क्या क्या तरीके रहे। तो पहला है कि लोग और सरकारी जितने भी लोग थे वो हड़तालों पर बैठ गए। लोगों ने धरने दिए, मार्च निकाले, रैलियां की। तो दोस्तों ट्यूनीशिया में जो विरोध हो रहा था उसके क्या कारण रहे। तो विरोध के कारण जो थे, जनता में असंतोष था, गरीबी हद से ज़्यादा थी, तानाशाही बहुत ज़्यादा थी। ट्यूनीशिया और अरब देशों में मानव अधिकारों का जो था वो उल्लंघन हो रहा था। भ्रष्टाचार जो था वो काफ़ी व्याप्त हो चुका था और बेरोज़गारी काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अरब स्प्रिंग। इसको अरब क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो 21वीं शताब्दी में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं तथा पश्चिम एशियाई देशों में लोकतांत्रिकरण के लिए नए विकास का उदय हुआ। इस प्रकार की एक परिघटना को अरब स्प्रिंग के रूप में जाना जाता है, जिसका आरंभ 2009 में हुआ और ट्यूनीशिया से प्रारंभ हुआ। अरब स्प्रिंग ने अपनी जड़ें जमा लीं, जहां जनता द्वारा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तथा निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया गया। ये संघर्ष एक राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, क्योंकि जनता तत्कालीन समस्याओं को निरंकुश तानाशाह का परिणाम मानती थी। ट्यूनीशिया में उचित लोकतंत्र की मांग पश्चिम एशिया के जो मुस्लिम बहुल अरब देशों तक फैल गई। हौसनी मुबारक जो 1979 के पश्चात मिस्र में सत्ता में थे, एक बड़े स्तर पर लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप ध्वस्त हो गए। इसके अतिरिक्त अरब क्रांति का प्रभाव यमन, बहरीन, लीबिया तथा सीरिया जैसे अरब देशों में भी देखा गया, जहां जनता द्वारा इसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन ने पूरे क्षेत्र में लोकतांत्रिक जागृति को जन्म दिया। तो दोस्तों आज ये हमारा चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट चैप्टर आपको जल्द ही प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।